गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्षितिज के गद्य खंड से हम सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। बच्चों, जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक रहे। जाबिर हुसैन को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार प्राप्त है और इन तीनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में संस्मरण लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। बच्चों, ये एक आपको बताया कि ये जो है डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वे रचनाएं होती हैं जिनको स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं, उसकी व्याख्या जानते हैं। पाठ है सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। तो अब यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बताया कि ये पाठ जो है सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया और यहाँ पाठ के शुरू में ही लेखक जो है सालिम अली की जो शव यात्रा है वो जा रही है, उसको देखकर जो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको उन्होंने लिखा है। अब यहाँ ये लिखा है सुनहरे पंखों के खूबसूरत, यहाँ लिखा है लेखक ने सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों। अब ये सांवले सपने क्या है? सांवले सपनों का अर्थ होता है सांवला रंग। सांवला रंग मतलब जो काला से थोड़ा सा हल्का हो, लेकिन कहीं कहीं सांवले को काला भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का रंग भी सांवला है, उनको श्याम वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये सांवले सपनों इसे कहा गया कि क्योंकि सालिम अली के साथ ही जो उन्होंने सपने देखे थे, जो पक्षियों को लेकर के जो सपने देखे थे, आपको बताया कि सालिम अली के एक पक्षी विज्ञानी थे और उनकी मृत्यु के अवसाद के कारण ही ये पाठ लेखक ने लिखा है, ये संस्मरण लेखक ने लिखा है। तो सालिम अली के बहुत से सपने थे, वो पक्षियों को लेकर वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे और उन्हीं के बारे में वे लिखा करते थे, उनके ही बारे में वो सर्च किया करते थे। तो बच्चों, तो वो सपने, ये सांवले सपने क्यों हैं कि ये सपने जो है वो सालिम अली के साथ ही ये भी एक अंधेरे उसमें जा रहे हैं, ये अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये भी दफन हो रहे हैं, उनके साथ ही दफन होने के लिए ये भी जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो सांवले सपनों को काला रंग यहाँ पर सांवला इसलिए कहा गया है, काला इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने भावों को रंगों से जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं कि आज जो है मन बड़ा हरा हो गया, तो यहाँ पर हमने अपनी खुशी को हरे रंग से जोड़ा। इसी तरह से जब कभी बहुत डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो कहते हैं देखो चेहरा सफेद हो गया इसका, तो यहाँ पर सफेद रंग को हमने किससे जोड़ा? डर से जोड़ा। ऐसे ही कोई दुख होता है तो उसको हम काले रंग से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सालिम अली के लिए ये बात कही जा रही है कि वो जो है अब अपने अंतिम सफर पर हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो ये सांवले सपने, इनके साथ, इनकी शव यात्रा के साथ तो लोगों का हुजूम है, लेकिन इन सांवले सपनों का जो हुजूम है, जो सांवले सपने हैं जो पूरे अब नहीं हो सकेंगे कभी भी, वो कैसे हैं? वो सालिम अली के कंधों पर जा रहे हैं, उनका जनाजा जा रहा है, तो भीड़ तो जा रही है उनके पीछे पीछे, लेकिन जो ये सांवले सपनों का जो हुजूम है वो उनके कंधों पर उनके साथ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर उनको ये कहा गया है यहाँ पर कि खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ। मतलब सालिम अली की मौत के साथ साथ इन सपनों की भी मौत हो चुकी है और वो भी
दफन होने के लिए जा रहे हैं। कोई टोक सके कहाँ संभव है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में क्या कोई किसी को रोक पाएगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु जिसकी हो चुकी है उसको हम क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो अब कह रहे हैं कि इस भीड़ में जो है आगे आगे कौन चल रहा है? सालिम अली का जनाजा है। सालिम अली का जनाजा है और अपने कंधों पर अपने सपनों का बोझ लिया हुआ है उन्होंने, और सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर की तरफ वो जा रहे हैं। यहाँ पर अंतहीन सफर का मतलब ये है कि उनका जनाजा जा रहा है, किस लिए? वो दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है उनको, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। और इसके पहले ये अपने जीवन में बहुत क्रियाशील रहते थे, पक्षियों को लेकर के बहुत उनकी खोजें हमेशा जारी रहती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जब ये निकले हैं, आज एक सैलानी की तरह, तो ये कभी ना वापस आने के लिए निकले हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बोला कि जो ये अंतिम सफर है वो तमाम सफरों से अलग है। कैसे? कि जब वो पहले सफर पे जाया करते थे तो वो वापस आ जाया करते थे, अपनी खोज को पूरा करके, अपने रिसर्च को पूरा करके वो वापस आया करते थे। लेकिन अब वो एक ऐसे अंतहीन सफर पे निकल गए हैं कि अब वहां से लौट कर आना मुश्किल है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब इस दुनियादारी से, इस भीड़ भाड़ के जीवन से वो पलायन कर चुके हैं, वो जा चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। पलायन का अर्थ होता है कहीं दूर चले जाना या भाग जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वो उस पक्षी की तरह हैं, वो उस पक्षी की तरह हैं जो पक्षी इसलिए इनको कहा गया है यहाँ पर क्योंकि ये प्रकृति से, पक्षियों से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए इनको पक्षी यहाँ कहा जा रहा है कि वह पक्षी जो मौजूद अपना आखिरी गीत गाकर जैसे अब विलीन होने के लिए चला गया हो प्रकृति की गोद में, फिर वापस चला गया हो, वो मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब यहाँ ये लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई उनका चाहने वाला उनको बहुत जो चाहता हो, वो अपने जिस्म की हरारत मतलब अपने शरीर की अगर ऊष्मा अगर उसको दे भी दे, अपने शरीर की गर्मी भी दे दे और अपने दिल की धड़कन भी देने को तैयार हो जाए, तो क्या वो वापस आ जाएंगे? उसे लौटाना चाहे तो क्या वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा गा पाएगा? वो पक्षी यहाँ पर कहा गया सालिम अली को कि वो पक्षी क्या फिर जीवित हो उठेगा? क्या वो अपने सपने फिर से पूरे कर पाएगा? उसी को ये वो दोबारा गीत वो कैसे गाएगा? लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। कहने का अर्थ है कि जो मर जाते हैं, जो लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब लेखक ये लाइन यहाँ पर इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि सालिम अली की उम्र लगभग 100 साल हो रही थी और इन्होंने आजीवन अथक प्रयास किए, अथक परिश्रम किया पक्षियों के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए। तो वो जीवन भर वो परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो वो इतने थके हुए हैं कि ये पक्षी यहाँ सालिम अली को ही कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो ये जानता हो कि इतने परिश्रमी थे और पक्षियों के लिए इन्होंने इतने काम किए हैं, तो इस पक्षी को जो एक चिर निद्रा में चला गया है, जो गहरी नींद में चला गया है, उसे कोई भी व्यक्ति उन्हें अब इस तरह से जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों के आवाज का मधुर संगीत सुनकर और भीतर रोमांच का फूटता महसूस कर सकता है? अब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि
उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को कैसे देखना चाहते हैं, वो खुद आदमी की नजर से, वो अपनी ही नजर से पक्षियों को भी देखना चाहते हैं, जबकि पक्षी क्या है, वो सहज होते हैं, सरल होते हैं, और आदमी इतना सरल नहीं होता है, उसको अपने स्वार्थ दिखाई देते हैं। तो ये उनकी भूल है, इसलिए कह रहे हैं उन आदमियों को जो पक्षियों को जो आदमी की ही नजर से देखते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों का मतलब भी होता है झरनों से ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन इन पहाड़ों, नदियों और झरनों को भी लोग क्या है, लोग कैसे देखते हैं, लोग आदमी की ही नजर से देखते हैं। और इनके साथ ही क्यों देखते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से उसको देख रहे हैं, वो उसमें आनंद लेते हैं कि कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना सुंदर झरना है। वो खुद अपनी ही नजर से उनको देखेंगे, आदमी की नजर से। उनको एक नदी बनकर या एक पहाड़ बनकर नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर प्रकृति की बात है, इसलिए यहाँ पर ये भावपूर्ण है। यहाँ ये तो भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। जब मनुष्य कोई आदमी आदमी की नजर से प्रकृति को देखेगा, तो क्या ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति जो है पक्षियों की आवाज को सुने और अपने अंदर जो है उनकी आवाज को एक मधुर संगीत के रूप में महसूस करे? क्योंकि व्यक्ति महसूस ही नहीं करता, उनसे बहुत दूर रहता है, उसके अंदर वो भाव नहीं रहता जो प्रकृति से उसे जोड़े। और यहाँ पर सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, इसलिए वो लेखक जो हैं ये बातें यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उन पक्षियों के, जो पक्षियों की आवाज होती है, उनको मधुर संगीत की तरह अपने भीतर महसूस कर सके। रोमांच का सोता मतलब होता है झरना या फव्वारा जिसे कहते हैं, सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर बोला है कि प्रकृति से लगाव जिसको होगा बहुत ज्यादा, वही इस चीज को महसूस कर सकता है और प्रकृति को वो प्रकृति की ही नजर से देख सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली भावुक व्यक्ति थे। यहाँ पर वो उनके, अब लेखक जो है सालिम अली के व्यक्तित्व से यहाँ परिचित करा रहे हैं कि वो कैसे थे। वो उनका जो है वो एहसास की जमीन पर, एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का क्या अर्थ होता है? मिथक का अर्थ होता है जो वास्तविक ना हो, जो वास्तविक ना हो, जिसकी प्रामाणिकता ना हो। तो यहाँ पर इनके व्यक्तित्व को उजागर करते हुए लेखक कह रहे हैं कि वो बहुत ही सरल सहज व्यक्ति थे और बहुत भावुक व्यक्ति थे। तो जिसके अंदर भावनाएं होती हैं, जो भावुक होता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे सालिम अली, एक मिथक के रूप में है कि कभी आगे आने वाले 100 वर्षों के बाद जब हम सोचेंगे कि सालिम अली जैसा कोई पक्षी विज्ञानी हुआ था, तो सहसा हमें यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा व्यक्ति भी होता है। तो इसी को मिथक कहते हैं, जिसकी कोई प्रामाणिकता न मिले। तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि सालिम अली जो है एक मिथक के रूप में है। तो पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची। अब इन लाइनों में जो लेखक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है वृंदावन का, कि वृंदावन में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, और हम सभी जानते हैं। लेकिन इन बातों को जानने के बाद भी जो है हमें इस बात की प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए हम जो है, लेकिन आप वृंदावन जाइए तो वो पूरा वृंदावन आपको कृष्ण में लगेगा। तो पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब यहाँ वृंदावन की चर्चा वो कर रहे हैं, इसी से जोड़ रहे हैं, इसको मिथक से जोड़ा जा रहा है इसको यहाँ पर, कि शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कि कृष्ण भगवान ने वृंदावन में कब रासलीला रची और शोक गोपियों को, जो चंचल गोपियां थी, शोक माने चंचल, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। अब कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भगवान ने माखन की जो मटकी थी उसको फोड़ा करते थे। वो दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, दूध और मक्खन वो खाया करते थे। छाली को मतलब होता है दूध के ऊपर जो मलाई होती है, उसे छाली कहते हैं।
तो कब भगवान ने दूध और मक्खन और मलाई कब खाई थी? कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ। अब इसको मिथक से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं कब हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी जब हम वृंदावन में जाएं लेकिन आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को हमारे सामने रख देता है। ये सारा घटनाक्रम जो भगवान कृष्ण ने वहां लीलाएं की, वो सारा घटनाक्रम हमारे सामने आ जाता है। सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर किसी के कदम थम जाएंगे, किसी के। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर जो भीड़ निकलती है पतली गलियों से, जब सूरज निकलने से पहले जब वहां की गलियों से जब लोग निकलते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है वहां जाने पर कि उस भीड़ को देख करके जैसे अभी कोई इस भीड़ को चीरता हुआ बंसी बजाता हुआ सामने आ जाएगा और सभी के कदम रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब यहाँ मिथक की चर्चा करते हुए यहाँ ये कहा जा रहा है कि वहां पर आपने सुना भी होगा कि एक निधिवन है, उसी वाटिका को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस वाटिका में संध्या होते ही निधिवन में किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। तो उसी को जैसे ही सूरज ढलेगा तो माली जो है सैलानियों को हिदायत देगा, उनको आगाह करेगा कि बस कुछ ही, तो ऐसा उस समय क्या लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वहां वो कहीं से आ जाएंगे। भगवान को यहाँ कहा जा रहा है कि और सपने संगीत का जादू जो है पूरी वाटिका में फैल जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो अब कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जो वृंदावन में जो भी घटनाएं हुई उसकी प्रामाणिकता क्या है वो नहीं पता। लेखक यहाँ कह रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम वृंदावन जाते हैं तो उन सारी घटनाओं से हम अपने आप ही जुड़ जाते हैं। वृंदावन का नाम सुनते ही सबसे पहले यही आता है दिमाग में कि वहां पर कृष्ण ने लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण की वो भूमि है, वहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी। तो यही वो कहना चाह रहे हैं। सालिम अली के साथ भी ऐसा ही है, उनका नाम सुनते ही कभी ये एहसास होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो पक्षियों के लिए इतना उत्सुक था, जिज्ञासु था और उनके लिए इतना काम किया उसने। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ उनका परिचय देते हुए कहते हैं कि मिथकों की तो बहुत सारी दुनिया है, मिथकों की दुनिया बहुत बड़ी है। अब उसके पहले हम ये एक नजर किस पे डालें? इस कमजोर काया। उनकी काया कैसी थी? कमजोर थी, उनका शरीर कमजोर था, जिनका नाम सालिम अली था। यहाँ परिचय करा रहे हैं यहाँ लेखक सालिम अली से। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। अब वो लगभग 100 वर्ष के होने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। वो अपने पूरे जीवन वो यात्राएं करते रहे, तो संभव है कि उसी के कारण उनका शरीर भी कमजोर हो गया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। पर यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन उनकी जिज्ञासा ऐसी थी पक्षियों के प्रति कि उनकी रोशनी जो है आंखों की, उसको छीनने में प्रकृति सफल नहीं हुई। मतलब उम्र के इतने लंबे दौर के बाद भी उनकी आंखें अभी सही थी, अच्छी थी, जिससे वो पक्षियों की तलाश कर सकें। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, तो उनके गले में हमेशा जो है वो दूरबीन एक रहती थी, जिससे वो लगाकर दूर पक्षियों को देखा करते थे कि किस डाल पे कौन सा पक्षी बैठा है। तो ये उनका कार्य था, इसके प्रति वो बहुत समर्पित भी थे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। उन जैसा वर्ड वाचर का मतलब होता है पक्षियों का जानकार। तो ऐसा कोई पक्षियों का जानकार शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में कभी कभी जब वो अकेले हुआ करते थे
तो कभी कभी वो उन्हें हम लोगों ने, लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी वो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। अब यहाँ ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन, क्षितिज क्षितिज होता क्या होता है, क्षितिज का अर्थ होता है कि जहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, कि जैसे दोनों मिल रहे हों। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। उनकी नजरें दूर तक देखा करती थी, जैसे कि क्षितिज तक देख रही हूँ जहां पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, और वो सारी प्रकृति को, उतनी दूर की प्रकृति को अपनी नजरों में वो बांध लिया करते थे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली के व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। अब उनके लिए, क्योंकि वो प्रकृति से ही जुड़े थे, प्रकृति के लिए ही कार्य करते थे। पक्षी कहाँ रहते, पक्षी जो है प्रकृति में ही रहते हैं, तो इसीलिए उनके लिए क्या था, प्रकृति कैसी थी, एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया की तरह थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब सालिम अली ने जीवन भर जो भी अर्जित किया उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले थे, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, पक्षियों के लिए बहुत काम किया है, उनके संरक्षण के लिए। तो ये सारे जो इन्होंने इतनी मेहनत की थी अपने जीवन में, तो बड़ी मेहनत से इन्होंने अपना पूरा जीवन का जो इन्होंने जो अर्जित किया था, बड़ी ही मेहनत से इसको गढ़ा था, इन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित किया था। और इसमें इनकी मदद किसने की थी, इनकी पत्नी तहमीना ने, जो इनकी स्कूल के दिनों में इनकी सहपाठी रही थी, इनके साथ पढ़ी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं सालिम अली के बारे में कि उनका जो जीवन था, लंबा जीवन, वो अनुभवों से भरा था। और उनके पास, उन्होंने एक बार क्या हुआ कि एक बार वो जो केरल में साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली पक्षियों के लिए संरक्षण स्थान है, पक्षी वहां पर हैं, तो उनके लिए साइलेंट वैली केरल में है। तो वहां पर रेगिस्तान की तरफ से जो हवाएं वहां पर जाती हैं, हवाओं के जो झोंके जो जाते हैं, वो वहां पर नुकसानदेह है वहां के पर्यावरण के लिए, जिससे पक्षियों को नुकसान हो सकता है। तो इसी संभावित खतरों को बताने के लिए एक बार सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो और चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और चौधरी चरण सिंह जी भी क्या थे, वो एक किसान परिवार से आते हैं। तो उन्हें पता था कि जब सूखी मिट्टी पर बरसात की पहली बूंद पड़ती है, खेतों पर जब पहली बूंद पड़ती है, तो कितने खुश होते हैं किसान, कितनी खुशी उन्हें मिलती है। तो इस बात का उन्हें एहसास था, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से आते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, पर्यावरण से संबंधित जो भी खतरे सामने दिखाई दे रहे थे सालिम अली को, साइलेंट वैली को लेकर, उन्होंने सारी बातें बताई प्रधानमंत्री को। तो उनकी आंखें भी ये सुनकर के नम हो गई, वो भी दुखी हुए इस बात को सुनकर के। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उनकी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब यहाँ पर अपने एक प्रश्न यहाँ पर लेखक खुद से कर रहे हैं कि आज सालिम अली नहीं है, आज चौधरी चरण सिंह जी भी नहीं है, तो फिर कौन बचा है जो सोंधी मिट्टी क्या होती है?
जब जमीन सूखी होती है, मिट्टी सूखी होती है और उसके ऊपर वर्षा की जब बूंदें पड़ती हैं, उससे उठने वाली जो सोंधी, जो भीनी भीनी जो खुशबू होती है, उसको कहते हैं सोंधी। जो महक होती है उसी को सोंधी कहा जाता है। तो वही सोंधी, ऐसी ही मिट्टी पर, ऐसी माटी पर जो फसलें उगेंगी, तो उसके बीच अब भारत की नींव रखने का संकल्प लेने वाला अब कौन ये संकल्प लेगा, यहाँ पर ये प्रश्न है लेखक का। और ये भी है अब सालिम अली के लिए भी है कि सालिम अली भी अब नहीं रहे, तो अब हिमालय से लद्दाख के भी जो पक्षी हैं उनका संरक्षण कौन करेगा, उन पक्षियों की वकालत कौन करेगा, उनके लिए कौन लड़ेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है लेखक ने, सालिम अली ने अपने जो उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब यहाँ पर लेखक ये एक और यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में, एक अन्य व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, डीएच लॉरेंस। बच्चों, डीएच लॉरेंस जो है वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और उन्होंने उपन्यास के साथ साथ कविताएं भी लिखी और विशेषकर इनकी रचनाएं जो है प्रकृति से संबंधित हुआ करती थी। डीएच लॉरेंस का प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। अब वे मानते थे कि मानव जाति जो है एक उखड़े हुए महान वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें जो है वो हवा में फैली हुई हैं। इसलिए वो ये भी चाहते थे कि मनुष्य जो है प्रकृति से जुड़ा रहे। एक और व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जिनका नाम है डीएच लॉरेंस। बच्चों, डीएच लॉरेंस जो है वो 20वीं सदी के प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार हैं और उन्होंने अपने उपन्यास के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं और इनकी कविताएं हैं और जिनकी रचनाएं जो हैं वो प्रकृति से संबंधित है। इनके विषय भी क्या रहे हैं, प्रकृति इनका विषय रहा है। डीएच लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। वो कहा करते थे कि मानव जाति जो है एक उखड़े हुए महान वृक्ष के समान है, जिसकी जो जड़ें हैं वो हवा में फैली हुई हैं। वो यही चाहते थे कि मनुष्य प्रकृति से जुड़े। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मुझे याद आ गया कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी जो है उनकी थी फ्रीडा, उनसे उनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। तो फ्रीडा ने कहा कि उनके बारे में मुझसे ज्यादा तो मेरे छत पर बैठी गौरैया जानती है, क्योंकि जब हम बातें करते थे तो वो गौरैया भी बैठती थी छत पे, वो रहती थी, सुनती थी। तो और जो लॉरेंस थे वो भी गौरैया से बात किया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है और उन्हें यही महसूस होता है कि उनसे ज्यादा तो वो गौरैया जानती थी जो उनके छत पे बैठा करती थी। उनके लिए वो बिल्कुल सादा दिल इंसान थे। वो एकदम सीधे और सरल सहज व्यक्ति थे। जैसे प्रकृति है उसी तरह वो भी सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन मेरे लिए उसके बाद ये आगे कहती हैं कि अपने जो अनुभव है जो मेरे उनके बारे में, उनको शब्दों में कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो उनके बारे में वो हम दोनों के ही बारे में ज्यादा जानती है, ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठी गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जटिल प्राणी कौन है? मनुष्य को जटिल प्राणी कहा गया है। कहते हैं जटिल प्राणी है मनुष्य
उनके लिए तो सालिम अली हमेशा एक पहेली की तरह ही रहेंगे। और बचपन में सालिम अली की जो एयरगन थी, एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। और उस घायल गौरैया को देखकर ही उनको सालिम अली को पक्षियों की खोज के लिए जिज्ञासा हुई और वो पक्षियों की खोज में निकल पड़े और उन्हें अलग अलग वो जगह जाते रहे पक्षियों की खोज में। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास जो है एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो इतने सीधे सरल व्यक्ति थे, सहज व्यक्ति थे कि उनको बहुत से पुरस्कार भी मिले थे। भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म भूषण भी मिला था, लेकिन वो कभी भी इन पुरस्कारों को इन सम्मानों को उन्होंने अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया और अपनी सहजता को, सरलता को उन्होंने बनाए रखा। यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि उनका विश्वास क्षण भर के लिए भी नहीं डिगा, उनमें जरा भी किसी भी प्रकार का कोई अहंकार कभी नहीं दिखाई दिया। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो कैसे हो गए थे? वो जिस प्रकार से लॉरेंस को प्रकृति से लगाव था, अथाह लगाव था और पक्षियों की खोज में वो हमेशा रहे, उसी तरह से सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति से उनको अथाह लगाव था। इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि वो लॉरेंस की तरह, जिस प्रकार से लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का, नैसर्गिक माने होता है नेचुरल, स्वाभाविक, तो जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो प्रकृति की ही तरह सरल और सहज स्वाभाविक हो गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं लेखक कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व एक साधारण टापू की तरह नहीं था। टापू क्या होता है? टापू एक सीमित आकार में होता है और जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। वो एक सीमित जगह काम करने वाले इंसान नहीं थे कि वो एक सीमित जगह उन्होंने काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया में यात्राएं की और पूरी दुनिया में पक्षियों के लिए कार्य किया और पक्षियों से संबंधित बहुत सी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। अथाह सागर बनकर, टापू नहीं थे वो, कैसे थे? अथाह सागर थे। मतलब उनका व्यक्तित्व सागर की तरह समान था। उनके कार्य जो थे वो एक बड़े स्तर पे थे, बड़े पैमाने पर थे। वो देश के कोने कोने में गए, वो विदेश में भी उन्होंने बहुत सी यात्राएं की और पक्षियों की खोज जारी रखी। उन्हें महसूस होता है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और जो उनको जानने वाले जो लोग हैं और जो जानते हैं कि उनका स्वभाव भ्रमणशील मतलब घूमने वाला था, घुमकड़ी वाला था, और उनकी यायावरी मतलब होता है मुसाफिरी, जो लोग यात्रा करते हैं, यायावरी से जो परिचित हैं, जो लोग ये जानते हैं कि वो यात्राएं करते रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। उनके चाहने वाले, उनको जानने वालों को आज उनके जाने के बाद भी यही महसूस होता है कि वो पक्षियों की सुराग में, पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अभी लौट आएंगे। जैसे वो पहले आया करते थे, अपने सफर से वापस जब आते थे तो उनके गले में दूरबीन रहती थी हमेशा, उसी तरह आज भी वो अपने गले में दूरबीन लटकाए चले आएंगे और साथ ही अपने खोजपूर्ण नतीजों का अर्थ हो गया यहाँ पर, कुछ न कुछ नई रिसर्च करके पक्षियों के ऊपर वो जरूर वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, अब जो उनको चाहने वाले हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो लौट आएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब तक वो वापस नहीं आते क्या हम लोग ये मान लें कि वो चले गए हैं? अब तो ये बात तो हम भी जानते हैं और लेखक भी जानते हैं ये बात कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब एक यहाँ पर आशा, एक उम्मीद, एक लेखक यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। वो दुख में है, वो अवसाद में है और उनकी मृत्यु से वो आहत हैं, सालिम अली की मृत्यु से, इसलिए उनकी आंखें भी नम हैं। पर लेखक को भी ये बात पता है कि सालिम अली अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन दुख के साथ, अवसाद के साथ वो ये बात कह रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखें नम हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन उन्हें भी पता है कि सच क्या है। बच्चों, ये था
पाठ का, पाठ की व्याख्या, सांवले सपनों की याद पाठ की ये व्याख्या है। और आपको पाठ समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।